हेलो नमस्कार दोस्तों। एमपी टेट वर्ग 2 विज्ञान विषय के इस प्रैक्टिस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं 5वीं क्लास। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। और ये पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा 5 करोड़ के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय गतिविधियाँ झीलों के सुपोषण का कारण बनती हैं? इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सी गतिविधियां झीलों का सुपोषण करती हैं, कौन सी मानवीय गतिविधियां झीलों के सुपोषण का कारण बनती हैं। सुपोषण मतलब अच्छा पोषण। सुपोषण से क्या होगा, आप समझिए कि झीलें खराब होंगी या झीलें अच्छी होंगी। इसमें ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड जारी करना, सल्फर ऑक्साइड जारी करना, उर्वरकों का उपयोग करना, कीटनाशकों का प्रयोग। इसका सीधे सा मतलब है जो झीलों का सुपोषण से क्या होगा, झील गंदी होगी कि अच्छी होगी। झील कहीं ना कहीं गंदी होगी, उसमें जो फंगी वगैरह हैं, जो काई वगैरह लगती है, उसका सुपोषण होगा, झीलों का सुपोषण नहीं होगा। तो देखिए इसमें CO2 जारी करने से उसमें जो घास वगैरह उगती है झीलों में वो नहीं उगेगी। सल्फर डाइऑक्साइड जारी करने से नहीं उगेगी। देखिए अगर उर्वरकों का उपयोग करते हैं, जब हम उर्वरकों का उपयोग करते हैं खेतों में, ये यहाँ पे मान लीजिए एक झील है, ये यहाँ पे एक खेत है, इसमें बहुत सारी खाद वगैरह डाली जाती है, उर्वरक डाले जाते हैं। जब बरसात होती है इसमें बहुत उर्वरक डलते हैं, DAP भी डलता है, बहुत सारी चीज़ें डलती हैं, फास्फोरस, नाइट्रोजन, DAP, यूरिया। तो ये जब बरसात होती है तो ये यहाँ से बह के इस झील में जाता है। जब इस झील में जाता है तो इसमें अनावश्यक पौधे उग जाते हैं, उनको भी पोषण मिल जाता है। यही है झीलों का सुपोषण। ऊपर एक हरी परत जम जाती है, कचरा बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, तो इससे झीलें खराब हो रही हैं दिन ब दिन। तो इसका जो हमारा सही उत्तर है वो है उर्वरकों का उपयोग। अब देखिए इसमें कीटनाशकों का उपयोग, कीटनाशक के उपयोग से हालांकि उसकी प्रदूषण होता है थोड़ी मोड़ी, लेकिन वो इतना नहीं है जितना इसमें होता है उर्वरकों के उपयोग में। और सल्फर डाइऑक्साइड का क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये दोनों एसिड रेन के लिए ज़रूरी हैं। ये किसके लिए ज़रूरी हैं? एसिड रेन के लिए। ये दोनों एसिड रेन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो प्राथमिक कारण क्या बन सकता है, क्या है हमारा? उर्वरकों का उपयोग करना। उर्वरकों का उपयोग करना उत्तर हमारा तीसरा बिल्कुल सही उत्तर है। ये है देखिए झीलों के सुपोषण का मुख्य कारण जल में पोषक तत्व विशेष रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाना। ये है देखिए ये सारी चीज़ें, एल्गी वगैरह जम गई है, ये होती है झीलों की स्थिति। ये साफ जंगल की झील है जहाँ उर्वरक नहीं पहुँच पा रहे हैं, और ये वहाँ की झील है जहाँ उर्वरक भयंकर मात्रा में पहुँच रहे हैं। देखिए कितना कचरा जम गया है झीलों में। तो ये है कारण झीलों के सुपोषण का। अगला देखते हैं प्रश्न। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CFC को ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है क्योंकि वे खाली स्थान विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, मीथेन हो गई, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं? वो ऐसी कौन सी जो रेज हैं, कौन सा रेडिएशन है जिसको ये अवशोषित करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन सी परावैंगनी किरण है, UV रेडिएशन, लंबी तरंग IR विकिरण, दृश्यमान प्रकाश, X विकिरण। देखिए जो परावैंगनी किरणें हैं, ये मुख्य रूप से ये हमारा पृथ्वी है और ये हमारा वायुमंडल का समताप मंडल है। क्या है? वायुमंडल का समताप मंडल है। यहाँ पे रहती है ओजोन गैस। क्या रहती है यहाँ पे? ओजोन गैस। जो ओजोन परत है ये सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को सोख लेती है।
ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत सोख लेती है। तो ये ग्रीन हाउस पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं पाती, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में भाग ही नहीं लेगी। यहाँ ग्रीन हाउस प्रभाव देखा गया है। लंबी तरंग IR विकिरण, लंबी तरंग IR विकिरण को अभी छोड़ देते हैं। दृश्यमान प्रकाश, देखिए ये जो प्रकाश है जो हम देखते हैं, ये प्रकाश क्या होता है, ये सारे वायुमंडल को पार करके और हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाता है। क्या करता है ये, हमारे पृथ्वी तक पहुंच जाता है। एक्स किरणें क्या होती हैं? एक्स किरणें सबसे ऊपर यहाँ पे आयन मंडल है जो, यहीं पे एक्स किरणें अवशोषित कर ली जाती हैं। सूर्य से आने वाली एक्स किरणें पहले, फिर UV किरणें। अब दो बचे हैं, लंबी दूरी का तरंग IR विकिरण और दृश्यमान प्रकाश। ये दोनों हमारी पृथ्वी तक पहुंचते हैं। क्या ये दोनों हमारे यहाँ तक पहुंचते हैं? अब क्या होता है, ये दृश्यमान प्रकाश जब हमारी पृथ्वी में आता है और पृथ्वी से टकराता है तो वापस लौटता है। क्या होता है जब वापस लौटता है, जब पृथ्वी पे टकराता है, पृथ्वी से अवशोषित करती है तो पृथ्वी हो जाती है गर्म, और फिर वो इसे अंतरिक्ष की ओर ऊपर की ओर वापस रिफ्लेक्ट करती है और वो बन जाता है दीर्घ तरंग का अवरक्त विकिरण। जब ये दृश्यमान प्रकाश हमारी पृथ्वी से टकराता है और ये पृथ्वी अवशोषित करके इसे लंबी तरंग दैर्घ्य का IR विकिरण बना के वापस भेजती है, तब यहाँ पर उपस्थित गैसें CO2, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, CFC वगैरह इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और ऊपर नहीं जाने देती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। तो इसका हमारा जो सही उत्तर होगा, वो सही उत्तर क्या होगा कि दृश्यमान प्रकाश को भी ये अवशोषित नहीं करती हैं, ये सीधे पृथ्वी को टकराता है, इसे कोई अवशोषित नहीं कर पाता। और जब पृथ्वी गर्म हो जाती है इसे अवशोषित करके और वापस लंबी तरंग ये IR विकिरण को वापस ऊपर भेजती है, तब इसको CFC गैसें एब्जॉर्ब करती हैं, वायुमंडल को गर्म करती हैं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है उत्तर नंबर 2। अब चलते हैं हम तीसरे प्रश्न की ओर। ये देखिए, यही है ग्रीन हाउस प्रभाव। यही बताया गया है कि ये जो ऊपर जा रही हैं इनको एब्जॉर्ब किया जाता है। ये है CO2, CH2, H2O, N2O, ये सारी गैसें इसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जो नीचे से जो जाता है, ये ऊपर आने वाले को देखिए, ये तो यहीं का यहीं एक्स किरणें, UV किरणें, पराबैंगनी किरणें ये ऊपर ही एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, सिर्फ दृश्य प्रकाश ही आता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट ई कचरे से जुड़ी प्राथमिक पर्यावरणीय चिंता क्या है? ई कचरा क्या है? ई कचरा शायद आप समझ रहे होंगे, जो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं, जैसे मोबाइल, चार्जर, सोलर प्लेट, बैटरी, ई रिक्शा का सामान, ई मोटरसाइकिल का सामान, जितना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट ही कहलाता है। कहीं हमने मोबाइल फेंक दिया, कहीं यूज खराब हो गया, कहीं हमने चार्जर फेंक दिया, कहीं हमने छोटी छोटी गाड़ियां जो आती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आजकल वो फेंक दी। ये क्या करते हैं, ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। ई अपशिष्ट जैसे पुराने कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टीवी, बैटरी में कई तरह के हानिकारक और जहरीले तत्व होते हैं। देखिए इसमें सीसा, पारा, कैडमियम, क्रोमियम जैसी भारी धातुएं होती हैं। तो ये भूजल संदूषण करती हैं। भारी धातुएं भूजल संदूषण, जब ई कचरे को वैज्ञानिक तरीके से रिसाइकिल करने के बजाय खुले डंपिंग ग्राउंड या लैंडफिल कूड़े के ढेरों में फेंक दिया जाता है, तो समय के साथ बारिश के पानी के साथ मिलकर ये भारी धातुएं रिसकर जमीन के नीचे चली जाती हैं। इससे भूजल और आसपास की मिट्टी गंभीर रूप से प्रदूषित हो जाती है। ये देखिए जो यहाँ आसपास कचरा डला हुआ रहता है, ये हमारे वाटर रिसोर्स पे पहुँच जाता है, पानी के पास पहुँच जाता है, जहाँ पानी भरा रहता है वहाँ पहुँच जाता है, नदियों में, समुद्र में, झीलों में, और इसके साथ ही साथ पृथ्वी के अंदर जो पानी घुसता है उसके साथ वो चला जाता है, जिससे पानी को भारी मात्रा में नुकसान होता है। हमारी ज़मीन, पानी तो प्रदूषित होता ही होता है, ज़मीन भी प्रदूषित होती है। और दूषित पानी जब पेयजल स्रोतों में मिलता है
तो तंत्रिका तंत्र, किडनी, लीवर से बड़ी जुड़ी गंभीर समस्याएं हो जाती हैं। क्या क्या बीमारियां होती हैं ये देखेंगे। कैडमियम से कौन से रोग होते हैं, क्रोमियम से, पारा से, सीसा से कौन कौन से भयानक रोग होते हैं, ये हम रोग वाले में देखेंगे थोड़ा सा। अब देखिए, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा, भारी धातुओं से भूजल संदूषण। इसका सही उत्तर क्या होगा, भारी धातुएं जब पानी में मिलती है तो भूमि का जल जो है वो प्रदूषित होता है। अम्लीय वर्षा में योगदान किसका रहता है, अम्लीय वर्षा में जो योगदान रहता है मुख्यतः वो रहता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का। SO2 जो है सल्फर डाइऑक्साइड, जो SO2 है इसका मुख्य रूप से ये मुख्यतः अम्लीय वर्षा कराती है। ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि का लेकर अब इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का कोई लेना देना नहीं है। ओजोन परत क्षरण में भी इसका डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, वो तो CFC जैसी गैसें ही कराती हैं। तो हमारा जो सही उत्तर है भारी धातुओं से भूजल संदूषण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट प्रबंधन तकनीकी अपशिष्ट मात्रा को कम करते हुए ऊर्जा उत्पन्न करती है। देखिए, अपशिष्ट जो है, कचरा जो है, कचरे की मात्रा को कम करते हुए कौन सी जो कचरा प्रबंधन प्रणाली है, कौन सी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली है, तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है जो अपशिष्ट की मात्रा को भी कम करे कचरा को और हमें ऊर्जा भी दे। देखिए, कंपोस्टिंग, अगर कंपोस्टिंग करेंगे, कंपोस्ट खाद बनाएंगे तो वो हमें ये केवल उन चीज़ों से बनेगी जैसे हमारे छिलके हो गए फल या सब्जियों के, इनसे ही बनेगी। लेकिन इससे सिर्फ कंपोस्ट बनेगी, इससे बिजली या ऊर्जा नहीं बना सकते। तो अभी के लिए इसे छोड़ देते हैं, इसे अभी 0 देते हैं, 0 नंबर। यांत्रिक छटाई और पुनर्चक्रण, यांत्रिक छटाई और पुनर्चक्रण क्या करेंगे इसको। देखिए, इसमें का मतलब है कचरे में से हम ऐसी चीज़ों को अलग कर लें जैसे प्लास्टिक, कांच की बोतलें, और इनका पुनर्चक्रण करें, दोबारा यूज के लिए बनाएं, दोबारा यूज के लिए बनाएं। तो क्या जी हमें ऊर्जा दे पाएंगी, यहाँ पे भी ऊर्जा तो अभी नहीं मिल पा रही, देखते हैं। तीसरा प्रश्न है ऊर्जा पुनर्प्राप्ति के साथ भस्मीकरण। देखिए, भस्मीकरण जलाना, इसमें ऊर्जा पुनर्प्राप्ति लिखा ही है तो ये हो सकता है, इसको अभी राइट का निशान देते हैं। लीचेंट संग्रह के साथ लैंड फिलिंग लिए, लैंड फिलिंग क्या कहलाता है। देखिए, लैंड फिलिंग, लैंड मतलब जमीन, फिलिंग मतलब भरना, जमीन में गड्ढे के नीचे दबाना, सुरक्षित तरीके से जमीन के अंदर दबा देना ताकि इसका जो नुकसानदायक चीज़ें हैं वो भूजल को या हमारी मिट्टी को नुकसान न पहुंचाएं। हालांकि इससे भी मीथेन गैस निकल सकती है लेकिन वो प्राथमिक कारण नहीं होगा। अब इसका भस्मीकरण कैसे करते हैं ये देखिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो यही है कि ऊर्जा पुनर्प्राप्ति के साथ भस्मीकरण, जलाना, इससे ऊर्जा पुनर्प्राप्ति कर सकते हैं। कैसे करते हैं आइए इसको समझते हैं। ऊर्जा पुनर्प्राप्ति, यही उत्तर है, ऊर्जा पुनर्प्राप्ति के साथ भस्मीकरण। इस तकनीकी को आमतौर पर वेस्ट टू एनर्जी कहते हैं, वेस्ट से एनर्जी कहा जाता है। इसकी प्रक्रिया और लाभ इस प्रकार हैं। देखिए, मात्रा में भारी कमी, भस्मीकरण प्रक्रिया में कचरे को बहुत हाई टेम्परेचर, आमतौर पर 850 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पर नियंत्रित तरीके से जलाया जाता है। 850 डिग्री टेम्परेचर पर जलाया जाता है। इससे जो ठोस कचरे का आयतन है लगभग 90% तक कम हो जाता है, जिससे लैंडफिल, कूड़े के मैदानों पर निर्भरता बहुत कम हो जाती है। ऊर्जा उत्पादन, कचरे को जलाने से जो अत्यधिक हीट पैदा होती है उसका उपयोग पानी को उबालकर उच्च दाब वाली भाप बनाने में किया जाता है। यह भाप फिर एक टरबाइन को घुमाती है जिससे बिजली पैदा होती है। कुछ मामलों में इस ऊष्मा का उपयोग सीधे हीटिंग के लिए भी किया जाता है। ये देखिए, यहाँ पे भस्मीकरण हो रहा है, ये ट्रक ला रहा है बोतल कचरा, ये यहाँ कचरा भरा, ये कचरा यहाँ आ रहा है और यहाँ जलाया जा रहा है इसको 850 डिग्री टेम्परेचर पे। कितना? 850 डिग्री टेम्परेचर पे। यहाँ पे जो राख वगैरह निकल रही है बहुत कम मात्रा में,
और यहाँ से देखिए धुआं निकल रहा है, और यहाँ पानी उबाला जा रहा है, गर्म पानी यहाँ से भाप जा रही है, यहाँ टरबाइन लगे हुए हैं जो घूमते हैं और बिजली बनाते हैं। ये बिजली आपके घर में जा रही है। ये है इसका वेस्ट टू एनर्जी रिसाइकिल। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 5वां प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट कचरा विधि जैविक ठोस अपशिष्ट के लिए पर्यावरण की दृष्टि से सबसे अधिक टिकाऊ है? कौन सी अपशिष्ट उपचार विधि है जो ठोस अपशिष्ट के लिए पर्यावरण की दृष्टि से सबसे अधिक टिकाऊ है? लैंड फिलिंग, भस्मीकरण। देखिए ये पूछ रहा है, अब इसमें ऊर्जा नहीं निकालना, ये पर्यावरण की दृष्टि से सबसे अधिक टिकाऊ पूछ रहा है। तो भूमि भराव, ये लैंड फिलिंग है, पर्यावरण की दृष्टि से बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं है। भस्मीकरण, ये भी पर्यावरण के लिए उतना अच्छा नहीं है। रासायनिक स्थिरीकरण, ये भी नहीं होगा। इसमें होगा कंपोस्टिंग, जो कंपोस्टिंग बनाते हैं, हम कंपोस्ट बनाते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको समझते हैं थोड़ा पर्यावरण के लिए। देखिए प्राकृतिक चक्र का पुनर्चक्रण, जैविक ठोस अपशिष्ट के अंतर्गत रसोई का कचरा, फलों सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियों से बचा हुआ भोजन जैसी चीज़ें आती हैं जो प्राकृतिक रूप से सड़ सकती हैं। इसके लिए कंपोस्टिंग का सबसे बेहतर तकनीकी है, क्योंकि कंपोस्टिंग जो है, देखिए जो चीज़ें सड़ सकती हैं उससे कंपोस्ट बनाना सबसे बेहतर तकनीकी है, क्योंकि प्राकृतिक चक्र का पुनर्चक्रण हो जाता है। कंपोस्टिंग एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसमें सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, कवक, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैविक कचरे को तोड़कर उसे पोषक तत्वों से भरपूर जैविक खाद में बदल देते हैं। देखिए ये जैविक खाद बना देते हैं। ये देखिए तोड़कर इन्होंने जैविक खाद बना दी, और इससे ये पेड़ पौधों के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें मिट्टी में भी सुधार होता है, ग्रीन हाउस में कमी होती है। ओके, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पर्यावरण के लिए सबसे सुरक्षित क्या है? कंपोस्टिंग। कंपोस्ट बनाना सबसे अच्छा है, लेकिन हर कचरे का कंपोस्ट नहीं बनाया जा सकता, इसलिए हम भस्मीकरण करके पुनः ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पीसीआर में प्रयुक्त थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज को जीवाणु खाली स्थान से पृथक किया जाता है। पीसीआर और पीसीआर में इसका क्या उत्तर है? बैसिलर थ्यूरिजिनिसस, बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, थर्मस एक्वाटिकस, इशरिकिया कोल। इसका जो सही उत्तर है पहले देख लेते हैं, ये है थर्मस एक्वाटिकस। पीसीआर में प्रयुक्त थर्मोस्टेबल डीएनए, इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए जो पीसीआर है, पीसीआर में थर्मस एक्वाटिस से पृथक किया जाता है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। पॉलीमरेज, पीसीआर और थर्मस एक्वाटिकस का संबंध देखते हैं। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर का मतलब है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस तकनीकी में जो प्रयुक्त होने वाले एक विशेष डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को पॉलीमरेज कहा जाता है। यहाँ TAQ पॉलीमरेज कहा जाता है। यहाँ T का अर्थ है थर्मस और AQ का अर्थ है एक्वाटिकस। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। अब हम चलते हैं आगे अगला प्रश्न की ओर। ये लिखा हुआ है, उसमें है PDF में, इसको पढ़ लेना। ये मुझे भी बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया ये चीज़। इसका अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक इंजीनियरिंग में समानता प्रयुक्त वेक्टर वाहक नहीं है? आनुवांशिक इंजीनियरिंग, देखिए ये आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है और इसमें वेक्टर वाहक क्या है, इसमें कौन सा वेक्टर वाहक नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है माइकोप्लाज्मा। इसका जो सही उत्तर है ये आनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त वेक्टर नहीं है। कैसे, आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं। वाहक क्या होते हैं और माइकोप्लाज्मा इससे अलग क्यों है? देखिए वेक्टर या वाहक, आनुवांशिक इंजीनियरिंग में वेक्टर एक प्रकार की आणविक गाड़ी है। इसका मुख्य काम किसी बाहरी वांछित जीन को अपने साथ जोड़कर
उसे किसी लक्षित कोशिका के अंदर पहुंचाया जाता है और वहाँ उसकी प्रतिलिपियाँ बनाना होता है। देखिए, आनुवांशिक इंजीनियरिंग ये इंजीनियरिंग ही है। मशीन से हमारी जो कोशिका है उसके अंदर हम एक ऐसे जीन को पहुंचाते हैं जो हमें बदलना होता है। यही होता है डीएनए मॉडिफिकेशन। जैसे हमें कुछ चीज़ बदलनी है तो हमें कोशिका के अंदर कुछ बाहर से जो जीन पहुंचाने होते हैं ताकि ये सेल के अंदर जाकर डीएनए के अंदर उसकी प्रतिलिपि बनाता है। माइकोप्लाज्मा ये एक स्वतंत्र जीवित जीवाणु है, ना कि कोई डीएनए वाहक। यह पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे छोटी जीवित कोशिका है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। यह इंसानों और पौधों में रोग उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है। इसका उपयोग जीन ट्रांसफर के लिए वाहक के रूप में नहीं किया जाता। जीन ट्रांसफर जो करने हैं, देखिए यही होता है, इसे ये जीन ट्रांसफर करते हैं। अब जैसे गन्ना और बांस का जीन आपस में करना है, वो आनुवांशिक इंजीनियरिंग से ही होगा। हम कोशिका के अंदर कोई भी जीन पहुंचाते हैं, जोड़ते हैं, उसकी वहाँ प्रतिलिपि बनती हैं ताकि डीएनए में मॉडिफाई हो सके, डीएनए बदल सके। प्लाज्मिड क्या होता है ये देखते हैं। प्लाज्मिड ये जीवाणुओं के अंदर पाया जाने वाला एक अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए है जो गोल होता है, इतना गोल होता है, इतना गोल नहीं होता, इससे भी गोल होता है। और इसका आनुवांशिक इंजीनियरिंग में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग जो है उसमें प्लाज्मिड का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। कॉस्मिड्स क्या है? ये हाइब्रिड वेक्टर है। ये क्या है? एक हाइब्रिड है। ये डीएनए टुकड़ों को ले जाने में सक्षम होता है। बड़े आकार के जो डीएनए के टुकड़े होते हैं उनको ले जाने में ये सक्षम है कॉस्मिड। ये सब डीएनए मॉडिफिकेशन की प्रक्रिया है। माइकोप्लाज्मा ये रोग वाहक है, ये रोग फैलाता है। इसका डीएनए वाहक के लिए बिल्कुल उपयोग नहीं होता। बैक्टीरियोफेज ये ऐसे वायरस होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। इनका डीएनए प्राकृतिक रूप से जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है। इसके लिए इसका उपयोग भी डीएनए वाहक के रूप में बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो इसका ये तीन का उपयोग किया जाता है, सिर्फ किसका नहीं किया जाता? माइकोप्लाज्मा का। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? माइकोप्लाज्मा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यावसायिक उपयोग के लिए स्वीकृत पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित जीओएम था। देखिए, पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव कौन था? जीएमओ, सॉरी। पहला संशोधित जीएमओ क्या था? बीटी कपास, सुनहरा चावल, फ्लेवर सेव टमाटर, सेव टमाटर नहीं, तो सेव टमाटर मत पढ़ लेना। शाकनाशी प्रतिरोधी सोयाबीन। इसमें जो है पहला व्यवसायिक उपयोग के लिए स्वीकृत, पहला जिसको स्वीकृत किया गया है, सरकार ने जिसको अनुमति दी थी, ये अभी की बात नहीं है, ये हमारे समय की बात है। ये पुराने ज़माने की बात है, आज से 4-5 हज़ार साल पहले 1994 में ये टमाटर था। पहले इस टाइप से टमाटर नहीं हुआ करते थे, दूसरे प्रकार से टमाटर होते थे। आप लोगों ने तो टमाटर देखे नहीं होंगे। ये टमाटर है, इसको कहते हैं सेव टमाटर। फ्लेवर सेवर टमाटर, ये क्या है? सेव टमाटर। इसी से बनता है सेव टमाटर। तो इसका पहला व्यवसायिक, इसका हिस्ट्री देखते हैं। जीएमओ फ्लेवर सेवर टमाटर व्यवसायिक उपयोग के लिए मानवीय उपयोग के लिए स्वीकृत होने वाला दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य उत्पाद था। आनुवंशिक रूप से संशोधित, इसका डीएनए मॉडिफिकेशन किया गया था और इसे कैलिफोर्निया की केलजीन कंपनी ने विकसित किया था। कहाँ? कैलिफोर्निया की केलजीन कंपनी ने। और अमेरिका की जो एफडीए, खाद्य और औषधि प्रशासन द्वारा 1994 में इसके व्यावसायिक उपयोग के लिए मंजूरी दी थी। इस टमाटर का जो मॉडिफिकेशन किया था उसके लिए किसने किया था? कैलिफोर्निया की केलजीन कंपनी ने विकसित किया था इसे, और अमेरिका ने इसको मंजूरी दी थी व्यावसायिक उपयोग के लिए 1994 में। संशोधन का इसका जो उद्देश्य क्या था? सामान्य टमाटर पकने के बाद बहुत जल्दी गल या सड़ जाते हैं। आजकल यही टमाटर पूरे बाजार में आता है। देसी टमाटर अब लगभग बंद हो गया है
और ये 8 दिन 4-5 दिन इस गर्मी में भी बड़ा आराम से चल जाता है ये टमाटर। जो टमाटर सड़ जाते थे वो जिससे उन्हें दूर के बाजारों तक परिवहन में नुकसान होता था। वैज्ञानिकों ने आनुवांशिक इंजीनियरिंग के जरिए टमाटर में उस जीन को धीमा कर दिया जो टमाटर की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसे मुलायम या ढीला कर देता, ये ढीला बनाता था। उन्होंने क्या किया, इसमें उस जीन को, टमाटर के उस जीन को हटा दिया जो उसको सड़ाता था या जल्दी ढीला कर देता था, कोशिका भित्ति को तोड़कर जल्दी मुलायम कर देता था। उस कोशिका भित्ति को ही खत्म कर दिया उसके डीएनए से। अब टमाटर को ये लगने लगा कि मुझे तो सड़ना ही नहीं है, वो हफ्तों चल जाता है। इसमें क्या परिणाम स्वरूप ये टमाटर सामान्य टमाटरों की तुलना में काफ़ी लंबे समय तक ताज़ा और कड़ा बना रहता था और इसका स्वाद भी लंबे समय तक बरकरार रहता था। तो ये होता है डीएनए मॉडिफिकेशन। और इसमें बहुत सारी चीज़ें अब बदल गई हैं। एक अंगूर को चाहें तो इसमें तरबूज बराबर कर सकते हैं। जो उसका साइज वाला जीन होता है उसको हटाकर जो तरबूज का जीन वाला साइज वाला जीन है उसको अगर डाल दें तो तरबूज का साइज, उसका अंगूर का साइज भी तरबूज बराबर हो जाएगा। आम में, चीन में एक आम आता है बिना गुठली का आम। बिना गुठली के आम में भी यही किया, उसका जो गुठली वाला जीन होता है उसको हटा दिया, उसमें गुठली ही नहीं बनेगी। अब इस समय बहुत बड़े पैमाने पर यह हो रहा है। तो सबसे पहले किस पे हुआ था, जो अनुमति मिली थी व्यावसायिक रूप से जो यूज हुआ था वो किस में हुआ था, वो हुआ था सेव टमाटर में। किस में हुआ था, सेव टमाटर। सेव टमाटर से याद रखना कि फ्लेवर सेवर टमाटर, ये सेव टमाटर से याद रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोअन रोग परजीवी ट्रिपेनोसोमा ब्रुसेई के कारण होता है। कौन सा प्रोटोजोआ का जो रोग है, प्रोटोजोआ याद करने की ट्रिक क्या थी, पापा काम पे सोते हैं। पापा काम पे सोते हैं, तो कौन सा रोग है जो ट्रिपेनोसोमा ब्रुसेई के कारण होता है और मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसका सही उत्तर बताइए क्या है। इसमें निद्रा रोग है कि जियोर्डिसिस है, ये टैक्सोप्लाज्मोसिस है, लीशमैनियासिस है, क्या है इसमें। इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है, बताइए क्या है इसमें। इसका जो उत्तर है वो स्लीपिंग सिकनेस ही है, निद्रा रोग है, पापा काम पे सोते हैं। जो निद्रा रोग है, स्लीपिंग सिकनेस है, वो ट्रिपेनोसोमा ब्रुसेई के कारण होता है। ट्रिपेनोसोमा ब्रुसेई जो परजीवी है उसके कारण होता है। जो परजीवी ट्रिपेनोसोमा के कारण कौन सा रोग होता है, निद्रा रोग होता है। इसमें लिखा है, हाँ, रोग जो मानव अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस अफ्रीकन भी कहा जाता है। यह ट्रिपेनोसोमा ब्रुसेई नामक प्रोटोजोआ परजीवीकरण होता है। इस परजीवी को इंसानों के शरीर में फैलाने का काम तिसे मक्खी करती है। तिसे मक्खी करती है जो संक्रमित मक्खी के काटने से फैलता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। संक्रमण के दूसरे चरण में यह परजीवी रक्त वाहिकाओं को पार करके रोगी की केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में प्रवेश कर जाता है। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होने के कारण व्यक्ति के सोने और जागने की प्राकृतिक चक्र पूरी तरह से बिगड़ जाता है। रोगी को दिन में अत्यधिक नींद आती है और रात में नींद नहीं आती है। मानसिक भ्रम, तालमेल की कमी और इलाज न मिलने पर यह जानलेवा भी हो सकता है। इसको सीसी मक्खी बोलते हैं, लेकिन इसका वास्तविक नाम है तिसे मक्खी। तिसे मक्खी, इसको तिसे पढ़े या सीसी मक्खी पढ़ते हैं मोस्टली इसको। इस सीसी मक्खी के काटने से ये रोग हमें होता है। चलिए थोड़ा सा हम इन पर नज़र डालते हैं कि ये जियोर्डिसिस क्या है। जियोर्डिसिस क्या है, ये भी परजीवी के काटने से होता है और जियोर्डिया लैम्बेलिया नाम का एक परजीवी है उसके काटने से ये होता है। और इसमें मुख्य रूप से छोटी आंत प्रभावित होती है। क्या होता है, छोटी आंत प्रभावित होती है और इससे डायरिया हो जाता है। डायरिया जियोर्डिसिस के काटने से, ये जो जियोर्डिसिस है रोग, इसमें ये डायरिया होता है, इसमें आंत प्रभावित होती है। टोक्सोप्लाज्मोसिस क्या है, ये
टोक्सोप्लाज्मा गोंडी नाम का एक परजीवी है प्रोटोजुआ है, उसके काटने से उसके कारण होता है। और ये आमतौर पर बिल्लियों के मल या आधे पके मांस के जरिए फैलता है। बिल्ली के मल या आधा पका हुआ कच्चा मांस है, जो आधा पका हुआ मांस से फैलता है ये रोग। और ये प्रतिरक्षा प्रणाली हमारी जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी को कम करता है, और ये प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। अगला है लीशमैनियासिस। ये रोग क्या है? देखिए, ये भी लीशमैनिया नाम के परजीवी से फैलता है, और ये बालू मक्खी के काटने से होता है। यह प्लीहा, लीवर और अस्थि मज्जा, बोन मैरो को प्रभावित करता है। तो ये तीनों हमने देख लिए। निद्रा रोग किससे होता है? ट्रिपेनोसोमा ब्रुसेई नामक परजीवी से। जियोर्डियासिस किससे होता है? जियोर्डिया लेमिलिया नामक परजीवी से। टैक्सोप्लाज्मासिस किससे होता है? टैक्सोप्लाज्मा नामक परजीवी से होता है। लीशमैनियासिस किससे होता है? ये किससे होता है? लीशमैनिया नामक परजीवी से होता है। चलिए हम अगला और आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस प्रकार का कैंसर उपकला कोशिकाओं से उत्पन्न होता है? वाह, हमने कोशिका पढ़ा था, ऊतक पढ़ा था, उपकला ऊतक हमने पढ़ा था, उपकला ऊतक हमने पढ़ा था, संयोजी ऊतक हमने पढ़ा था। पढ़े थे ऊतक की? नहीं पढ़े थे ऊतक। हमने ऊतक की क्लास अगर नहीं देखी है तो ऊतक की क्लास इसमें पढ़ी हुई है, देख लीजिएगा किस किस प्रकार के ऊतक हैं, किनका क्या काम है। तो इसमें देखते हैं कैंसर उपकला ऊतक में होता है। उपकला ऊतक या उपकला कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? ये हमारी जो बाहरी चीज़ें होती हैं, बाहरी कोशिकाएं होती हैं, वो कोशिकाएं होती हैं जो हमारी बाहरी त्वचा को बनाती हैं, और जैसे फेफड़े, स्तन, प्रोस्टेट और पेट की आंतों की अंदरूनी परत हैं, ये उपकला कोशिकाओं से बनी होती हैं। इसमें क्या होता है, और इसमें जो कैंसर होता है ये सबसे आम कैंसर होता है, सबसे ज़्यादा यही कैंसर होता है, इन्हीं में सबसे ज़्यादा कैंसर होता है। और ये जितने भी कैंसर हैं उसका 80 से 90% होता है ये। और ये कौन सा कैंसर है? ये है कार्सिनोमा कैंसर। देखते हैं इसमें कार्सिनोमा जो कैंसर है ये 80 से 90% होता है, उपकला कोशिकाओं में होता है। और ये कहाँ कहाँ होता है? ये कैंसर हमारे पेट में हो जाता है, त्वचा का कैंसर हो जाता है, ये फेफड़ों का कैंसर हो जाता है, और स्तन कैंसर वगैरह। स्तन कैंसर, त्वचा का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, पेट का कैंसर, ये सारे कौन से हैं? कार्सिनोमा के भाग हैं, ये कार्सिनोमा कैंसर हैं। और ये सबसे ज़्यादा कैंसर जो होते हैं उसमें सारे कैंसरों में से 80 से 90% यही कार्सिनोमा कैंसर होते हैं। आइए हम थोड़ा सा सार्कोमा कैंसर देखते हैं। ये कहाँ होता है? ये संयोजी ऊतकों में होता है। कहाँ होता है? संयोजी ऊतकों में होता है, जैसे हड्डियों में, मांसपेशियों में, कार्टिलेज में और फैट में। ये हमारी वसा वो हड्डी वगैरह में होता है। इसके बाद लिम्फोमा कैंसर कहाँ होता है? जो लिम्फोमा कैंसर होता है ये होता है लिम्फेटिक सिस्टम में होता है हमारा, और ये रोग प्रतिरोधक का हिस्सा माने जाने वाला लसिका जो लिम्फ होते हैं हमारे, ये लिम्फोटिक सिस्टम, ये लिम्फ होते हैं जो हमारा सबसे ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाता है, इम्यून सिस्टम को बनाता है। लिम्फोसाइट्स, सफ़ेद रक्त कोशिकाएँ, ये अधिकतर ब्लड में होता है लिम्फोमा वगैरह। हम ग्लियोमा देखते हैं, ये एक प्रकार का ट्यूमर है जो मस्तिष्क में होता है। ये है ग्लियोमा कैंसर जो है, ये ट्यूमर है, ये हमारे दिमाग में होता है, और ये रीढ़ की हड्डियों में भी होता है। तंत्रिका कोशिकाओं को सहारा देती हैं जो हमारी ग्लियोमा कोशिकाएं, उनमें होता है। तो ये ट्यूमर है, ये ट्यूमर है। ये सार्कोमा कहाँ होता है? संयोजी ऊतकों में होता है। लिम्फोमा कहाँ होता है? लिम्फोसाइट्स वगैरह में होता है। कार्सिनोमा सबसे ज़्यादा होता है, यही सबसे ज़्यादा कैंसर होता है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है कार्सिनोमा। ये आप पढ़ लीजिए, सार्कोमा, लिम्फोमा और ग्लियोमा, ये सब के बारे में लिखा है। इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत काम की चीज़ है, कैंसर के बारे में है।
तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर हम मिलेंगे इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए ताकि वो भी देख सकें।